हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एंजॉय कर रहे हैं? कीजिए। अभी अपने पास 2 महीने का टाइम है और बेहतरीन काम करने का टाइम है ना। तो इससे पहले कि आगे हम लोग मूव करें, हाँ, हमारी टीम coachingwale.com एक अच्छा कोर्स लेके आई है आप लोगों के लिए, जेईई मेन क्रैश कोर्स, जिसमें ना हम लोग फंक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, लिमिट्स कंप्लीट कर चुके हैं, और आज अपन लोग ना जो बारीकियां हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, जहां से क्वेश्चंस अपने को बहुत इजीली हम लोग उड़ा सकते हैं, तो इन बारीकियों को हम लोग देखेंगे। और इसमें जो भी ट्रिक्स इन्वॉल्व है, जरूरी नहीं कि हम लोग बहुत लेंदी प्रोसेस से जाएं, जो भी ट्रिक्स इन्वॉल्व है तो आज अपन लोग उसको इंटरटेन करेंगे और, है ना, होप हम लोग इंजॉय करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग आगे मूव करें, जो दोस्त लोग पहली बार हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हाँ, तो उनके लिए a brief introduction about me. Myself Devesh Singh. I have done studies from IIT Delhi. I have a total experience of 10 years, including 6 years in Vidya Mandir classes, head office, Pitampura, Delhi. ठीक है, तो लेट्स बिगिन। हम लोग टाइम अपना सेव करते हैं और आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग एकदम टाइट हो जाओ ना, एक नए सेशन के लिए, एक बुलेट रिवीजन के लिए, एक फास्ट रिवीजन के लिए, है ना, आंखें चौड़ी करके रखना। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोगों के पास अगला फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है, ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2020 का जो 7th जैन का सेशन था ना, उसका अपना ये क्वेश्चन है। 7th जैन का फर्स्ट मॉर्निंग सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बोले क्वेश्चन में क्या है, बोले एक फंक्शन है ना, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3, है ना। तो ये 2 बार आपका मॉड लगा हुआ है, और ये बोला कि ऐसे सारे पॉइंट जहां पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, उस उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन कैपिटल एस है। तो फिर हमें समेशन लेना है एफ ऑफ एफ एक्स का, जब हम लोग इस एक्स को रन करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ना पॉइंट कलेक्ट कर लेंगे कि कहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, उन सारे पॉइंट्स पे एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कलेक्ट करके सम कर लेंगे। तो एक क्लियर है ना, स्ट्रेटजी अपनी क्लियर रखो कि हमें इस क्वेश्चन को हैंडल करने क्या करना। सबसे पहले हम कैपिटल एस कैलकुलेट करेंगे, है ना, मींस ऐसे सारे पॉइंट्स जिसपे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, फिर उन सारे पॉइंट्स पे एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लेंगे और उनका समेशन फाइंड कर लेंगे, है ना। तो अब जिस तरीके से कैपिटल एस का स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें एक ना राज की बात है, ट्रिक की बात है। आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, ज्यादातर दोस्त लोग इसका ग्राफ बनाने लगते हैं, फिर वो एक्स्ट्रा टाइम अपने पास नहीं है। तो एक जनरल का ये पर्टिकुलर पैटर्न है। वो जनरल पैटर्न क्या है बेटा, कि अगर कोई फंक्शन इस तरीके से सीक्वेंशियल मॉड रहे, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज दैट सम मॉड एक्स माइनस ए, है ना, यहाँ पे अगेन बी रहे, इस तरह का पैटर्न है, या बी माइनस कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने को बोला जाए कि जो चूंकि मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं ना, तो अगर हम नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, तो जहां पे ये अपनी मॉडुलस डिफिनीशन चेंज करते हैं, वहीं पे ये कॉर्नर पॉइंट बनता है, जिससे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो इनर मॉड है वो कहाँ डिफिनीशन चेंज करता है, बोलेंगे जब x माइनस ए 0 है। बोलेंगे जो आउटर मॉड है वो अपनी डिफिनीशन कहाँ चेंज करेगा, जब बोलेंगे मॉड ऑफ x माइनस ए माइनस बी 0 है। तो आपको सिंपली ये करना है कि जो पहला मॉड है उसको 0 के इक्वेट करना, जो दूसरे मॉड के अंदर है उसको 0 के इक्वेट करना, और यहां से जो भी x की वैल्यूज मिलेंगी फंक्शन वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर सपोज दैट यहीं पे आपका 3 मॉड लगा दे, इस तरह का पैटर्न बना दे, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ सपोज सी माइनस मॉड ऑफ, है ना, बी माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक, इस तरीके का पैटर्न बना दे। तो फिर अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसको 0 के इक्वेट करना है, फिर इस वाले को 0 के इक्वेट करना, फिर इस वाले 0 के इक्वेट करना। इस तरीके से आपको, जैसे इस वाले में आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे और इस वाले में आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब अपन लोग ना इस राज की बात जो था, जो पैटर्न था, वो पैटर्न यही था बेटा कि हमें ना जब सिर्फ ये पूछा जाए कि पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या है इस तरह के फंक्शंस का, तो सिंपली जैसे अब यहाँ पे अपन लोग आते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन जो हमारा कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3
मॉड, बोलेंगे कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कब है ना, इज नॉन डिफरेंशिएबल तो ये नॉन डिफरेंशिएबल कब बेटा, इफ। अब यहां से सबसे पहले क्या कंडीशन रेज करेंगे कि ये जो मॉड है इसके अंदर क्वांटिटी जीरो, फिर जो बाहर वाला मॉड है उसके अंदर की क्वांटिटी जीरो। तो यहां से अपन लोग पहली कंडीशन है ना, मतलब एक तरह का सिचुएशन क्या है कि x माइनस 3 जीरो है तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, मींस x इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि जो बाहर का मॉड है ना उसके अंदर जो क्वांटिटी है दैट इज 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 ना, दिस इज आल्सो इक्वल टू जीरो। तो यहां से अपने पास आ जाएगा बेटा कि मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 2, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो ये होगा 3 प्लस माइनस 2। तो यहां से आपके पास क्या पॉइंट आ रहा है, या तो x की वैल्यू 5 आ रहा है, प्लस रखने पे माइनस रखने पे x की वैल्यू आ रहा है 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो आपके पास 3 पॉइंट आ गए 0, 1 और 5, जहां पे फंक्शन क्या है, नॉट सॉरी यहाँ पे ये वाला पॉइंट 3, 1 और 5 जहां पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब यह है कि जो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए आपके पास जो पॉइंट मिले x इक्वल टू 1, 3, 5। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो कैसे कैलकुलेट होगी। तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपको करना क्या होगा कि जो s है वो आ गया कलेक्शन जहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है 1, 3, 5, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड सम है, तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है समेशन ऑफ f of fx एंड व्हेन x बिलोंग्स टू s, कैपिटल S। मीन्स अपने को क्या करना है कि इस पे x की वैल्यू 1 रखेंगे, मीन्स f ऑफ f1 कैलकुलेट करेंगे ना, प्लस f ऑफ f3 कैलकुलेट करेंगे, प्लस f ऑफ f5 कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो अब अपन लोग जो भी f का स्ट्रक्चर था, अगर हम लोग यहां से देखें है ना, f का स्ट्रक्चर था अपने पास फंक्शन का, ध्यान देना बेटा, जो f का स्ट्रक्चर था fx इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3। अच्छा, तो यहां हम लोग जो देख रहे थे बेटा वो ये पोर्शन था कि जो क्वांटिटी आई है ना, जो हमें समेशन चाहिए था वो f ऑफ fx व्हेन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5, तो हम लोगों ने यहाँ इनकी वैल्यू चिपका दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, सबसे पहले कैलकुलेट कर लो f1 क्या है। तो फंक्शन fx है मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दो तो f1 की वैल्यू 0, ऐसे x की वैल्यू 3 रख दिया तो f3 की वैल्यू 2, x की वैल्यू 5 रख दिया तो f5 की वैल्यू 0, तो ये हो गया f0 प्लस f2 प्लस f0। अब f0 कैलकुलेट करने के लिए x की वैल्यू क्या रख देंगे, 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो 2 माइनस 3 दैट इज अगेन क्या आ जाएगा, -1 का मॉड 1, तो और f2 रख देंगे तो 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 अगेन क्या है 1 ही आ जाएगा। तो इसलिए 1 प्लस 1 की प्लस 1 तीनों की वैल्यू समेशन क्या आ गया 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से क्या टेक अवे था, या क्या हम लोगों को जो रिवीजन करना था, वो रिवीजन का मेजर पोर्शन यही है कि अगर इस तरीके का अपने को डायरेक्टली दिया जाए कि जो पैटर्न है क्वेश्चन का, अगर इसमें हमें फंक्शन का नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट ढूंढना है तो सबसे पहले इनर मॉड को 0 के इक्वेट करेंगे जो x की वैल्यू आएगी, फिर आउटर मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है उसको 0 इक्वेट करेंगे, कुछ वैल्यूज आएंगे। इस तरीके से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट अपने को मिलते जाएंगे और जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अपने को एक फंक्शन डिफाइन है f इक्वल टू, अगर x 0 के लेफ्ट में ऐसे डिफाइन है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू b है और 0 के राइट में फंक्शन हमारा ऐसे डिफाइन है। तो इस तरह के पैटर्न में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं जेईई मेन और जेईई एडवांस में भी। तो अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है ना, तो अपने को चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b, ठीक है। तो अगर हमें चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b, सबसे पहले देख रहे हैं कि इसमें कोई पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं है, तो सबसे पहले हम लिमिट निकालते हैं 0 प्लस की, है ना।
अब 0 प्लस की लिमिट निकालने के लिए जो यहाँ पे 0 पे हम जो RHL निकालते हैं, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, f ऑफ 0 प्लस h, तो f ऑफ 0 प्लस h ये कैलकुलेट करो। अब ये यानी FH ही करना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ये राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, जहां जहां x है वहां पे बेटा h चिपका दो, तो हो गया h प्लस 3h² होल पावर 1/3 माइनस h पावर 1/3 अपॉन व्हाट, यहाँ पे h पावर अपने को 4/3 आएगा। तो एक काम कर सकते हैं कि अगर हम हर जगह से ये देख लें कि या ना भी करें, इसको डायरेक्ट भी इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। कैसा, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कौन सा पैटर्न है? जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में a³ माइनस b³ का फार्मूला सीखा है, अगर हम लोग उसको अप्लाई कर दें, वो क्या था बेटा, देखो a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो अगर हम उसमें ये वाला पैटर्न फॉलो कर लें कि a पावर 1/3 माइनस b पावर 1/3, दिस इज सेम एज a माइनस b डिवाइडेड ओवर a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 प्लस ab पावर 1/3, इस तरह का पैटर्न, ठीक है, a पावर 1/3। तो अगर हम लोग ये वाली जो चीज है ना, अपन लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, देखिए, जैसे यहाँ पे समथिंग पावर 1/3, a पावर 1/3 माइनस b पावर 1/3 का पैटर्न है। तो अगर हम लोग ये चीज काम करना चाह रहे हैं, तो ये जो लिमिट है RHL में हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। तो RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब आप इस्तेमाल करो, तो ये जो पहला था उसका बेस था h प्लस 3h², a माइनस b बनाएंगे तो क्या बनेगा, h डिवाइडेड ओवर जो यहाँ पे क्वांटिटी है, अगर हम लोग उसका पावर 2/3 रेज करें तो h प्लस 3h² डिवाइड पावर 2/3 प्लस यहाँ पे दूसरा जो क्वांटिटी है h पावर 2/3 प्लस h पावर 1/3 इंटू h प्लस 3h² पावर 2/3, ठीक है। अब इससे यहाँ पहले क्या था, पहले तो डिनोमिनेटर में h पावर 4/3 था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब न्यूमरेटर में 3h² है, तो अगर हम लोग यहां से देखें, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे h पावर 2/3 अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे देखो, इससे h आपने यहाँ पे h पावर 2/3 है, इस वाले से h बाहर लिया तो h पावर 2/3 बाहर आएगा, यहाँ से h बाहर लिया तो h पावर 2/3 है, और इसके साथ मिल के h पावर 2/3 प्लस h पावर 4/3 h² बन जाएगा, जो इसको बैलेंस कर देगा। तो न्यूमरेटर में सिर्फ आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे, न्यूमरेटर में आपका 3 बचेगा। डिनोमिनेटर में जब आप इससे h बाहर लिया आपने, तो ये आएगा 1 प्लस 3h पावर 2/3। अब चूंकि h का यहाँ पे 2/3 आपने पूरा बाहर लिया था, तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे आपने h पावर 2/3 लिया था, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3h पावर 1/3, ठीक है। तो ये बचेगा। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे आपने लिमिट लिया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी व्हाट, 0 किया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 डिवाइड, ये लिमिट आपकी RHL क्या हो गई, 1। तो यहाँ से डायरेक्टली आपके पास क्लियर है कि जो f ऑफ 0 है दैट इज b, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, RHL हुआ तो 1। तो यहाँ से आपके पास RHL की वैल्यू आ गई, RHL की वैल्यू क्या आ गई है ना, 1 से आने से b की वैल्यू 1 आ गई। अब क्वेश्चन आता है कि हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब a का इन्वॉल्वमेंट है जो पहला लेफ्ट हैंड लिमिट में है ना, तो a की इन्वॉल्वमेंट लेफ्ट हैंड लिमिट में है, तो वहां से देख लेते हैं। अगर हम LHL कैलकुलेट करते हैं, तो LHL कैलकुलेट कीजिए, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ
जीरो माइनस एच। तो जहां जहां पे x है वहां पे माइनस एच चिपका दीजिए, तो होगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था, साइन ऑफ a प्लस टू इंटू एच, तो होगा a प्लस टू इंटू माइनस एच प्लस साइन ऑफ माइनस एच डिवाइडेड ओवर माइनस एच। ठीक है, तो अब साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस थीटा, तो ये माइनस इससे बाहर आएगा, ये माइनस इससे बाहर आएगा, इसको बैलेंस कर देगा, तो अपने पास लिमिट वही आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अपने को अगर हम इस एच को यहाँ इसके नीचे रख दें, तो आपके पास जो हम लोगों ने लिमिट में सीखा था a प्लस टू इंटू एच है, तो साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स का पैटर्न बन रहा है, तो लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ h है, तो a प्लस टू आप जबरदस्ती यहाँ पे इंट्रोड्यूस करो, a प्लस टू एच ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके a प्लस टू प्लस जो साइन यहाँ पे अगर हमने इसके नीचे रखा तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन h बाई एच। तो अपने पास यहां से देखने में क्या आ रहा है कि जो ये वाली क्वांटिटी है इसकी लिमिट, अब इसकी लिमिट हो गई 1 और इसकी लिमिट हो गई 1, तो अपने पास बनेगा क्या, a प्लस टू प्लस वन, दैट इज a प्लस थ्री। तो आपके पास जो क्वांटिटी आई वो ये आया कि जो लिमिट है यहाँ पे है ना LHL हो गया a प्लस थ्री। अपने को अगर लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL इक्वल टू RHL, तो यहां से अपन लोग यूज कर लेंगे कि सिंस LHL इक्वल टू RHL, तो यहां से a प्लस थ्री इक्वल टू RHL है 1, तो a की वैल्यू माइनस टू आ गई। अब जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है अगर हम लोग उस पर फोकस करें, तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी आपके पास है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस टू बी। तो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है a प्लस टू बी की वैल्यू चाहिए। अब a की वैल्यू है माइनस टू और b की वैल्यू है 1, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से हम लोगों ने क्या रिवाइज किया कि कभी साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स का पैटर्न बनाना हो तो उसकी लिमिट 1। दूसरा ये था कि अगर a पावर 1/3 माइनस b पावर 1/3 का पैटर्न हो तो अपन लोग लिमिट निकालने के लिए है ना ये वाला अपन लोग फंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे दो लाइन में आपकी लिमिट आ जाएगी। ओके, अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखो जेईई मेन 2020 का ये 7th जैन की शिफ्ट में पूछा गया ना, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, जहां पे एक फंक्शन है जो -1/3 से 1/3 के बीच में डिफाइन है, और जो एफ एक्स है उसका डेफिनेशन पीस वाइज है, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू k है, और ना जब x जीरो नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू 1/x ln 1 + 3x अपॉन 1 - 2x है। तो अगर हमें एडवांस में पता है फंक्शन की कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू जीरो, देन हमसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे क्या हम लोग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, सिंपली जो फंक्शन दिया है इसकी x टेंडिंग टू जीरो पे लिमिट निकालेंगे, और लिमिट की वैल्यू f ऑफ जीरो, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया है तो लिमिट की वैल्यू f ऑफ जीरो के इक्वल यानी k के इक्वल कर देंगे। तो अपन लोग लॉजिक लगाएंगे कि सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस है ना, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इससे अपना जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस, तो हम लोग यहाँ पे वही लॉजिक लगाएंगे कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू जीरो, तो f ऑफ जीरो दैट इज k, k की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट के, तो हम लोग लिमिट निकाल देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पे एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या है, 1/x ln 1 + 3x डिवाइडेड ओवर 1 - 2x। अब ये log m/n टाइप का है, तो इसका अगर log की प्रॉपर्टी लगा दें तो log m/n इक्वल टू log m - log n, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आपके पास बनेगी लिमिट x टेंडिंग टू जीरो ना ln 1 + 3x। अब आप क्या देख रहे हो कि अगर x जीरो जाएगा तो ये क्वांटिटी जीरो जाएगा, तो ये ln 1 + fx का पैटर्न बना रहा है। तो डिनोमिनेटर में तो x है लेकिन अपने को 3x चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा कि ln 1 + fx डिवाइडेड बाई fx। अब अगला है माइनस,
ln 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। अब x 0 जाएगा तो माइनस 2x भी 0 जाएगा। नीचे आपके पास x है, पहले से नीचे आपके पास x है, तो माइनस 2x आप लाने के लिए माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस एफ एक्स बाई एफ एक्स, इसकी लिमिट क्या होती है 1। तो यहां से अपने हम लोगों के पास क्या आएगा कि 3 इंटू 1 ये लिमिट हो गई, माइनस, अब ये माइनस माइनस इसको बैलेंस कर देगा, और प्लस क्या आएगा 1 इंटू 2, तो टोटल लिमिट क्या हो गई 5। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई 5, है ना। तो बड़ा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था जिसपे अपने को इस तरह का फंक्शन की वैल्यू चाहिए था। तो अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। तो अब आपके सामने ये है जेईई मेन 2020 का 9th जैन को इवनिंग सेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले ये क्वेश्चन दिया है एफ एक्स जी एक्स कॉन्टिन्यूअस है और साथ में उनका कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन है। तो अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस होता है। साथ में ये जी डैश बी की वैल्यू 5 है, जी वी की वैल्यू ए है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश ए। बोले बहुत आसान क्वेश्चन है। बोले कैसे, बोले अगर हम लोग यहां से देखें कि जो ये दिया है कि जो इनका फॉग कॉन्टिन्यूअस है, एफ ऑफ जी एक्स जो है, सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन है, कंटिन्यूअस तो हो ही जाएगा एफ ऑफ जी की वजह से, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो अगर हम लोग इसको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल कर लें, दोनों तरफ को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो होगा एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, और राइट में हो गया x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 आ गया। अब क्या करो आप, यहां पे आपको जैसे जी बी की वैल्यू a दिया है, तो आप क्या करो इस वाले रिलेशन में पुट x इक्वल टू बी। तो अगर हमने इस वाले रिलेशन में x इक्वल टू बी पुट कर दिया तो अपने पास क्या बनेगा एफ डैश जी बी इंटू जी डैश बी इक्वल टू 1। तो अब आप देखो जी बी की वैल्यू है a, तो ये हो जाएगा एफ डैश ए, और जी डैश बी की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 5 इक्वल टू 1। यहां से एफ डैश ए की वैल्यू आ गई 1/5। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था जिसमें चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल हो रहा है। अब आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन 2020 का 9th जैन को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें आपने को दिया है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4/x, एक क्वांटिटी है a, एक नंबर है a, है ना, और दूसरा एक फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ पाई एक्स। तो बोलेंगे कि जो ये एफ एक्स है इन सारे पॉइंट्स में किस पे डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पूछेंगे कि व्हाट इज ए। तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करो। अब ये ए एक लिमिट है, लिमिट कौन सी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4/x। बोले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। बोले कैसे करेंगे, बोले अपन लोग इसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे। क्या प्रॉपर्टी है, जैसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनीथिंग है ना, जैसे यहाँ पे 4/x है, ये किसके इक्वल हो जाएगा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये हो जाएगा 4/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/x। अब यहां से क्या होगा कि जब हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा 4 माइनस, अब आपके पास जो क्वांटिटी बनी x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/x, यहीं पे आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। क्या सोचने की जरूरत है, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनीथिंग होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो जब x 0 की तरफ जाएगा तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि ये किधर जाएगा, लेकिन एक चीज पता है, इट इज बाउंडेड बिटवीन 0 to 1, और साथ में आप यहाँ पे x से मल्टीप्लाइड है, तो x अगर 0 की तरफ जाएगा तो 0 इंटू ए क्वांटिटी बिटवीन 0 to 1, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा। ये आपको इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस कई बार आईआईटी में आ चुके हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई ऑसिलेटिंग क्वांटिटी बिटवीन 0 to 1, तो अपने पास क्या आएगा इसकी वैल्यू 4। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 4, जो अपने को चाहिए था, a की वैल्यू हो गई 4। अब जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं सब a के फॉर्म में है, तो आगे मूव करने से पहले हम लोग उन ऑप्शंस पे गौर करें तो और उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो a अंडर रूट a प्लस 5
यहां से ध्यान दें, अंडर रूट ऑफ ए प्लस 5 से, ये पहला ऑप्शन, अंडर रूट ऑफ ए प्लस 5, तो ए की वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस 5 क्या आएगा, 9, 9 का अंडर रूट 3, ये 3 आ गया। अंडर रूट ऑफ ए प्लस 21, तो ए की वैल्यू 4 है, तो 21 प्लस 4 25, इसका रूट क्या है 5। और फिर अगला है अंडर रूट ऑफ ए प्लस 1, तो ए प्लस 1, ए की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा रूट 5। और साथ में क्या है अंडर रूट ऑफ ए, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ 4, दैट इज 2। तो जो 4 ऑप्शंस हैं, बेसिकली आपको इन सारे पॉइंट्स पे चेक करना है कि फंक्शन हमारा किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। अब अपन मेन फंक्शन पे आते हैं। मेन फंक्शन हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन पाई एक्स। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये अगर हम बोलें कि जैसे जहां पे x इंटीजर है, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यहां पे क्वांटिटी कुछ भी रहे, साइन पाई एक्स को खींच के किधर ले जाएगा, 0 की तरफ। तो x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो हमारा फंक्शन जो एफ एक्स हो जाएगा वो कॉन्टिन्यूअस है, इज कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमारा एफ और साइन पाई एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूअस, तो क्वेश्चन आता है कि जो एफ एक्स है वो कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। तो बोलेंगे कि भाई देखो यहाँ पे ये ब्रेकिंग पॉइंट है ना, इंटीग्रल पार्ट के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो अगर अपने पास एक्स स्क्वायर इंटीजर हो जाए, है ना, एक्स स्क्वायर इंटीजर हो जाए साथ में, लेकिन क्या है कि आपको ऐसा चेक करना है कि ये भी ध्यान रखना है कि एफ एक्स अगर एक्स इंटीजर हो जाए तो अपने को एफ एक्स क्या आएगा वहां पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर मुझे एक्स स्क्वायर जो है इंटीजर हो जाए तो अपने को जो भी फंक्शन होगा देन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस। विथ कंडीशन क्या है कि हमारा जो आपके पास एफ एक्स है इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो हम लोग इस तरह के जब पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं तो इनमें से एक्स स्क्वायर जहां जहां इंटीजर है उनमें से जब एक्स अपने को इंटीजर हो जाता है तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे हटाने होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि बोलेंगे कि जो एफ एक्स है वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स इस तरह के पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, जैसे प्लस माइनस रूट 2 आ जाए, प्लस माइनस रूट 3 आ जाए, प्लस माइनस रूट 5 आ जाए, है ना, इस तरह के पॉइंट्स पे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो अपने को इंटीजर है लेकिन एक्स इंटीजर नहीं है, तो अगर हम लोग एक्स इस तरह का पैटर्न का आ जाए तो यहां से हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है, तो जहां पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या रिवाइज किया वो ध्यान देना कि एक तो ओसिलेटरी लिमिट कैसे निकालते हैं, दूसरी चीजें हैं कि अगर अपने पास कोई फंक्शन है ना डिसकंटिन्यूअस है ना, और साथ में क्या है इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें बस इतना ही काम करना था कि एक्स स्क्वायर जहां जहां पे इंटीजर है बस ये ध्यान देना कि वहां पे एक्स इंटीजर ना रहे, क्योंकि अगर एक्स इंटीजर है तो एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो अपने को इस तरह का पॉइंट्स का पैटर्न मिलता है और इनमें से एक पैटर्न है ऑप्शन नंबर सी, अंडर रूट ए प्लस 1। तो अंडर रूट ए प्लस 1 इज द करेक्ट आंसर। हम लोग यहां से इसको फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अब जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है ना, f फ्रॉम -1 क्लोज इंटरवल -1 to 3 to r, और f अपना ऐसे डिफाइन है कि अगर x -1 से 1 है तो मॉड x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, अगर 1 से 2 है x तो x प्लस मॉड x, और अगर x 2 से 3 है तो x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो आपसे पूछा गया कि फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस एट हाउ मेनी पॉइंट्स, ठीक है। तो बोले इस क्वेश्चन को अपन लोग कैसे हैंडल करेंगे, बोलेंगे इस क्वेश्चन को हैंडल करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप ना एफ ये सारे जो मॉड है और इंटीग्रल पार्ट है ये हटा दो ना, उसके बाद फिर जो बाउंड्री पॉइंट है, जो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात आती है ना, क्या आता है क्लोज इंटरवल, अगर कोई फंक्शन ए क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है या तो हम लोग कहाँ कहाँ पे चेक करते हैं, बोलेंगे जो लेफ्ट बाउंड्री है इस पे अपन लोग एफ ऑफ ए
आपको एफ ऑफ ए प्लस कैलकुलेट करते हैं। जो राइट बाउंड्री है तो यहाँ पे एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस कैलकुलेट करते हैं, और इन बिटवीन जहाँ पे फंक्शन अपनी डिफिनेशन चेंज कर रहा है ना, वहाँ पे अपने को कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी का कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहला काम होगा कि यहाँ पे जो मॉड और इंटीग्रल है इसको हटाओ। तो बोले कैसे हटाएंगे, बोले इनका डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे। बोले अगर x माइनस 1 से 1 है, जैसे एफ एक्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ, तो अगर x माइनस 1 से 1 है तो अब चूंकि आपको पता है कि इंटीग्रल पार्ट दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में सेम रहता है, बाकी डेफिनेशन चेंज कर लेता है इंटीजर से चेंज, तो माइनस 1 से 1 के बीच में 0 आएगा, तो अपन लोग इसकी ब्रेकिंग कर देंगे, है ना। और इसके बाद क्या काम करेंगे, यहाँ पे आपको ब्रेकिंग की जरूरत नहीं है, लास्ट में देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम कि हमने इंटरवल लिया -1 से 0, अगर x अपना क्या है -1 से 0 के बीच में, तो क्या होगा, तो बोलेंगे अगर x -1 से 0 है तो यहाँ पे जो मॉड x है, जो x निगेटिव है, तो मॉड x क्या हो जाएगा -x। और दूसरा, अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ हम लोग बात करें, अगर कोई क्वांटिटी -1 से 0 के बीच में है तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट आएगा वो -1 आएगा, ठीक है, ये -1 हो जाएगा। अब अगर हम लोग बोलें कि x हमारा 0 से 1 है, x इज 0 to 1, तो अगर x 0 से 1 है तो अपने को इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 0 और साथ में मॉड क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये मॉड x हो गया x, ठीक है, तो ये बन जाएगा। बोले अच्छा, बोले अगर x अपना जो है वो 1 से 2 है, तो 1 से 2 में चूंकि क्वांटिटी x पॉजिटिव है तो मॉड लगाने का कोई सेंस नहीं, तो मॉड x हो जाएगा, तो x प्लस x क्या हो जाएगा 2x। अगर x अपना 1 से 2 है तो फिर बोले अगर x 2 से 3 है, तो x 2 से 3 है तो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ पे ये बन जाएगा x प्लस 2। लेकिन आपको ध्यान देना, क्या ध्यान देना कि हम लोग इस इंटरवल की बात कर रहे हैं लेस देन 3, लेकिन अगर x 3 हो जाएगा तो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 3 हो जाएगी, और तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 अगर x की वैल्यू 3 है। इस तरीके से हम लोगों ने जो फंक्शन है उसको कंप्लीटली डिफाइन कर लिया, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और x इक्वल टू 3 पे सेपरेटली। अब क्वेश्चन आता है कि हम सारे पॉइंट पे कैलकुलेट करें, जैसे हमें क्या चाहिए f ऑफ -1, तो f ऑफ -1 कैलकुलेट करें तो इसमें -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो ये +1 बन जाएगा, +1 -1 क्या आएगा 0, ठीक है। और यही आपके किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम लोग -1 प्लस की लिमिट ले लें तो f ऑफ -1 प्लस, तो यहाँ पे आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी, तो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर बोले 0 पे आप चेक करो, तो बोलेंगे f ऑफ 0 की वैल्यू है 0, और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 0, और f ऑफ 0 माइनस की बात करें तो इस वाले ब्रांच से आएगा, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस, इसकी वैल्यू है -1, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ गई है। फिर आपको 0 प्लस चेक करने, 0 प्लस भी 0 ही आएगा, फिर तो यहाँ पे एक पॉइंट x इक्वल टू 0 क्या है डिसकंटिन्यूटी मिल गई। अपन लोग बोलेंगे अगला क्या है, अगर हम 1 पे चेक करें तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ से आएगी 2, और f ऑफ 1 माइनस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इस वाले ब्रांच से आएगा, तो ये आएगा 1, तो यहाँ पे भी आपको एक ना डिसकंटिन्यूटी मिल रही, एक यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। अब अपन लोग 2 पे आते हैं, f ऑफ 2 क्या है, f ऑफ 2 है 4, और यहां से अगर हम लोग f ऑफ 2 माइनस कैलकुलेट करें, f ऑफ 2 माइनस ये भी 4 आएगा इस वाली ब्रांच से, और f ऑफ 2 प्लस भी क्या आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे फंक्शन अपने को कॉन्टिन्यूस मिल जा रहा है। बोले अच्छा f ऑफ 3 पे देखें, तो f ऑफ 3 की वैल्यू है 6, f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 6, और f ऑफ 3 माइनस की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो 3 माइनस इस वाली ब्रांच से आएगा, तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे अपने को डिसकंटिन्यूटी, तो हमें डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे मिली, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 3 पे, इन द क्लोज्ड इंटरवल -1 to 3, है ना। तो अपने को आपके 3 पॉइंट मिले, x इक्वल टू 0, 1, 3। तो इस तरीके से आसान सा क्वेश्चन था। हम लोग को करना क्या होगा कि फंक्शन को आप पहले डिफाइन कर लो, और इसके बाद फिर आप ना 1 by 1
जितने जहाँ पे फंक्शन अपनी डिफिनीशन चेंज कर रहा है उन सारे बाउंड्री पॉइंट पे आप चेक कर लो कि कहाँ पे अपने को डिसकंटिन्यूटी मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये क्वेश्चन जो हम लोगों को डील करना है ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, जो 9 अप्रैल के मॉर्निंग में पूछा गया, मॉर्निंग सेशन में पूछा गया था। बोले अगर कोई फंक्शन एफ है जो π/6 से π/3 के इंटरवल में डिफाइन है, और ये ऐसे डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर x π/4 है तो ये एक के वैल्यू एज्यूम कर रहा है, अगर ये x π/4 नहीं है तो ये √2 cos x - 1 अपन cot of x - 1 एज्यूम कर रहा है। तो अपने को ये बोला गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जहां फंक्शन अपनी डिफिनीशन चेंज कर रहा है वहां पे भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो अगर हम लोग बोले कि x इक्वल टू π/4 पे अगर अपने को मिल जाए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन अपन लोग यहाँ पे k की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग लॉजिक लगाएंगे क्या, डिफिनीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है एट x इक्वल टू सम π/4, तो जो f ऑफ π/4 है, f ऑफ π/4 है, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू π/4, जो fx की वैल्यू, जो ये लिमिट की वैल्यू है। तो यहां से अगर हम लोग देखें कि f ऑफ π/4 तो k है, तो यहां से k की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट के, लिमिट x टेंडिंग टू π/4 रूट, जो fx की वैल्यू है क्या है, √2 cos ऑफ x - 1 अपॉन cot ऑफ x - 1। अब अपन लोग देखते हैं कि अगर x π/4 जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 जाएगा और न्यूमरेटर भी क्या, cos π/4 1/√2, तो ये भी 0 जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली इसमें एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल कर सकते हैं कि यूजिंग LH रूल, यूजिंग LH रूल। तो अगर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल करें मीन्स जो लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए न्यूमरेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट कर लें और डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट कर लें, फिर देखते हैं कि इंडिटरमिनेसी आती है कि नहीं। तो यहां से आएगा लिमिट x टेंडिंग टू π/4। अगर हम न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करें तो न्यूमरेटर में है √2 तो कांस्टेंट है, cos s का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो ये का √2 इंटू माइनस साइन x। अगर हम लोग डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करें तो cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x स्क्वायर x, cos x स्क्वायर x। तो यहां से अपन लोगों के पास क्या आएगा कि जो k की वैल्यू आएगी, तो यहां से अब आप की जो इंडिटरमिनेसी वो हट गई। अगर x π/4 अब जाएंगे तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है, मीन sin π/4 क्या होता है 1/√2। तो यहां से अपने पास न्यूमरेटर आएगा √2 पहले से था और इंटू माइनस 1/√2, इस तरीके का पैटर्न आएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, माइनस cosec π/4 का होल स्क्वायर, cosec π/4 होता है √2, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा √2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये इसको बैलेंस कर देगा और यहाँ का डिनोमिनेटर का जो माइनस है, जो न्यूमरेटर का माइनस, ये बैलेंस कर देगा। तो √2 का होल स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा k की वैल्यू 1/2। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा, क्या रिवाइज किया कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cot x, और साथ में ये देखा कि हम LH रूल किस कंडीशन में लगाते हैं, जब आपकी लिमिट की टेंडेंसी जो है या तो 0/0 रहे या अपन की इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की टेंडेंसी रहे। तो यहाँ पे 0/0 की टेंडेंसी थी, है ना। तो इसका मतलब अपने को ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दें, ये जेईई मेन 2019 का 9 अप्रैल को इवनिंग सेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर एक फंक्शन है जो डिफाइन है x इज लेसर इक्वल टू 5 में इस वाले रूल से a इंटू मॉड ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस 1, और अगर x ग्रेटर देन 5 है तो b इंटू मॉड ऑफ x माइनस पाई का मॉड प्लस 3 ना। तो बोलेंगे अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 5, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। बोले कैसे करेंगे, बोलेंगे अपन लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें फंक्शन कंटिन्यूअस दिया ही हुआ है। तो जो f ऑफ 5 की वैल्यू है
एफ ऑफ 5 की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 प्लस एफ एक्स। अब 5 प्लस, तो एफ ऑफ 5 जो है वो पहले रूल के हिसाब से मिलेगा, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ 5 यहां से आप कैलकुलेट करो तो a इंटू मॉड S5 अब प्लस 1। अच्छा, लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करो तो आप यहां से देखा जाए कि 5 प्लस जा रहा है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, एफ ऑफ 5 प्लस h रख के देखो, b मॉड ऑफ 5 प्लस h माइनस पाई प्लस 3। तो यहां से क्या आएगा, अब चूंकि अब यहां से आप देखें, क्या देखें कि ये जो है मॉड पाई माइनस 5 है, पाई की वैल्यू होती है 3 पॉइंट समथिंग, और उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव आएगा। तो निगेटिव का जो मॉड होता है वो अपने के माइनस के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा, जब हम इसका माइनस करेंगे पाई माइनस 5 का माइनस, तो ये होगा 5 माइनस पाई, तो a इंटू 5 माइनस पाई, और ये होगा प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहां से देखें एच की वैल्यू 0 टेंडेंसी करे तो ये 0 हुआ, ये होगा 5 माइनस पाई। और 5 माइनस पाई क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका मॉड क्या हो जाएगा, 5 माइनस पाई अपने इक्वल आ जाएगा, तो b इंटू 5 माइनस पाई और प्लस 3। तो अगर हम लोग ना a और b का टर्म वन साइड ट्रांसफर करें तो फिर अपने को क्या दिख रहा है कि दोनों में 5 माइनस पाई कॉमन है, तो इसको, इस वाले को लेफ्ट ले आओ, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू 5 माइनस पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाए बचेगा 2 राइट साइड में। तो यहां से a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी क्या, 2 अपॉन 5 माइनस पाई, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों ने सिंपल डिफिनेशन लगाया, क्या डिफिनेशन लगाया, किसका, कंटिन्यूटी का, कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू जो आएगी, है ना, और जो लिमिट की वैल्यू आएगी दोनों सेम सेम आएगी। बस ये डिफिनेशन इस्तेमाल किया, एक्सप्रेशन आसान था, थोड़ा मॉड वर्ड की डिफिनेशन लगाया और अपना काम हो गया। फिर अपन लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे इन्होंने बोला कि अगर कोई फंक्शन जो है f है जो पॉइंट c पे डिफरेंशिएबल है और साथ में fc की वैल्यू क्या है, 0 दिया है, तो एक फंक्शन gx है ना, दैट इज मॉड ऑफ fx। इन्होंने बोला कि एट x इक्वल टू c हम g की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है तो किस कंडीशन में है, वो कंडीशन भी आपको यहाँ पे जनरेट करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम g डैश c की बात करें ना, g डैश c की बात करें, g की डिफरेंशिएबिलिटी करें एट x इक्वल टू c, तो यहाँ पे हम जब डिफिनेशन इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, लिमिट x टेंडिंग टू c, ये वो क्या हो जाएगा, gx माइनस gc अपॉन x माइनस c, ये क्या हो जाएगा, ये डेरिवेटिव की डिफिनेशन है ना, एट पॉइंट x इक्वल टू c। तो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c। अब क्या हुआ, जो gx हमारा है ना वो मॉड fx है, तो यहाँ पे चिपका दिया मॉड fx माइनस gc क्या हो जाएगा, मॉड fc। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, ये 0 दिया, ये 0 दिया, अपान क्या हो जाएगा, x माइनस c। तो इससे अपना क्या कन्वर्ट हुआ वो देखो, देखा जाए तो लिमिट x टेंडिंग टू c, अगर हम लोग यहां से देखें, अब क्या हुआ कि ये तो भैया है 0, है ना, ये तो 0 हो गया, काम खत्म। तो ये हो गया मॉड ऑफ ना fx डिवाइडेड ओवर x माइनस c, ये किसके इक्वल हो जाएगा, g डैश c के इक्वल। अब अपन लोग क्या कर रहे हैं, इसको ना थोड़ा गौर से देखो, प्यार से देखो, तो आपको ना कुछ कुछ पैटर्न नजर आएगा, कुछ कुछ नई चीजें यहाँ पे जो दिखेंगी आपको, वो देखो क्या है, क्या अपन लोग इसी जो g डैश c आया है ना, इसको अगर ऐसे नोट करें, लिमिट x टेंडिंग टू c, अब चूंकि fc 0 है तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना, देखो मॉड ऑफ fx माइनस 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उस 0 को आप फील करो fc, उस 0 को क्या फील करो आप, fc, और अपान क्या कर दो कि मॉड, चूंकि यहाँ पे मॉड है तो मॉड x माइनस c से डिवाइड कर दो। अब चूंकि आपने मॉड x माइनस c से डिवाइड किया तो मॉड x माइनस c से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब आपके पास पहले से एडवांस में क्या था, x माइनस c, ठीक है। तो ये जो लिमिट है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जा रही, कैसे, यहाँ अब अपने पास एक ना, यहां से ध्यान दिया जाए,
अब क्या हो रहा है, जो जी डैश सी है, अगर आप यहां से देखो, क्योंकि मॉड क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, तो जो ये बाहर की लिमिट है वो अंदर चली जाएगी ना, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली ऐसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी का मॉड। बोले आपने ये किस रूल के हिसाब से किया, ये मतलब जो लिमिट है उसको अंदर कैसे ट्रांसफर कर दिया। बोले सबसे पहले तो ये जो मॉड एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन मॉड एक्स माइनस सी है, इसको अपन लोग की मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई क्या, मॉड एक्स वाई वाई, तो ये पूरा टोटल डिवीजन पे मॉड आएगा। साथ में चूंकि मॉड कॉन्टिन्यूअस होता है तो लिमिट अंदर चली जाएगी ना ऐसे, और साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहाँ एक मिनट अभी पूरा सेपरेट मत, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी, जो दूसरी वाली क्वांटिटी थी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी क्या था, मॉड एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। ठीक है, तो अगर एक्स सी से बड़ा है तो ये आएगा 1, अगर एक्स सी से छोटा है तो ये हो गया -1। तो इस लिमिट अगर हम लोग यहां से देखें, ये +-1 टाइप की क्वांटिटी आएगी, डिफरेंट करता है कि एक्स सी से बड़ा है किसी से छोटा। लेकिन ये वाली जो क्वांटिटी है ये मॉड ऑफ एफ डैश सी है, मॉड ऑफ एफ डैश सी इनटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी मॉड ऑफ एक्स माइनस सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब अपने को क्या होता है कि अगर अपने को बोला कि हमें जो फंक्शन जी एक्स ना डिफरेंशिएबल चाहिए, तो ये वाली क्वांटिटी 0 होना चाहिए। बोले क्यों 0 होना चाहिए, कि अगर ये 0 है तो फिर ये जो आपके पास सी के राइट में आपको पॉजिटिव दे रहा 1 दे रहा है, सी के लेफ्ट में ये -1 दे रहा है, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन लोग बोलेंगे कि जी डैश सी, इसका मतलब जो जी डैश सी है ये 0 हो जाएगा अगर अपने पास क्या हो जाए, एफ डैश सी 0 हो जाए। ठीक है, तो यहां से एक चीज अपने को पता चल गया क्या, कि अगर अपना फंक्शन, अभी एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, अगर फंक्शन जो है एफ डैश सी 0 है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी 0 आ जाए, तो हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू सी। लेकिन अगर ये 0 नहीं है तो ये वैल्यू आपको एक बार 1 देगा, एक बार -1 देगा, तो ये जो क्वांटिटी आपके पास लिमिट आएगी ना, तो सी के राइट में सी के लेफ्ट में अलग अलग आएगी, तो इस वजह से वो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का केस बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस पे ध्यान दें तो ये देखेंगे कि जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी इफ एफ डैश सी इक्वल टू 0। बोले ये तो गलत है, अगर एफ डैश सी 0 है तो जी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बोले हाँ ये वाला सही है। बोले नॉट डिफरेंशिएबल, बोले ऐसी बात नहीं है, डिफरेंशिएबल इफ एफ डैश सी इज नॉट 0, नहीं ये भी गलत बात है। तो अपने को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देने की बात। अब अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में 10 अप्रैल के मॉर्निंग में पूछा गया था, और इस पैटर्न का क्वेश्चन अभी हम लोग एक सेशन में कर चुके हैं ना, अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने काम किया था। तो बोलेंगे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसकी लिमिट निकालेंगे। वहां पे क्वेश्चन यहाँ पे 1/3 की पावर की तरह था, और यहाँ पे p प्लस वहां पे a+2 टाइप का था, तो वही क्वेश्चन सेम पैटर्न है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसकी लिमिट निकाल देंगे। ठीक है, इसकी लिमिट से इक्वेट कर देंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे जो लिमिट की वैल्यू आएगी अगर उसको लेफ्ट हैंड लिमिट से इक्वेट कर देंगे तो फिर जो है यहाँ पे अगेन p की वैल्यू आ जाएगी, तो p की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बोले अच्छा करके दिखा दीजिए। बोले अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो सबसे पहले ना ये लिमिट की वैल्यू निकालो, अंडर रूट ऑफ जो RHL है, RHL की बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, f ऑफ 0 प्लस h रखा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ h प्लस h स्क्वायर माइनस रूट h डिवाइडेड बाई व्हाट, h पावर 3/2। अब क्या करें, बोलेंगे अब यहां से दो तरीके हैं, या तो आप ना इसको रेशनलाइज कर दो, या तो आप ना अपने 10th क्लास की तरीके से बेसिक फार्मूले इस्तेमाल कर लो। बोले बेसिक फार्मूला क्या है, जैसे अपन लोग ऐसे कर सकते हैं कि रूट a माइनस रूट b, दिस इज सेम एज a माइनस b डिवाइडेड बाई रूट a प्लस रूट b। अगर ये फंडा इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे तो क्या होगा, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 जो आपके पास है ये बनेगा
आप देखो a माइनस बी करेंगे तो h प्लस एच स्क्वायर माइनस एच डिवाइडेड ओवर h पावर जो भी है आपके पास 3/2 इंटू, अब क्या हो गया 1 अपान, इसको क्या करेंगे रूट h प्लस एच स्क्वायर रूट और प्लस रूट h। अब आप क्या करो, ये इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। अगर हम लोग इस पे एक रूट h यहां से कॉमन ले लें तो ये h पावर 3/2 के साथ h स्क्वायर बन जाएगा जो कि न्यूमरेटर को बैलेंस कर देगा। तो यहां से आपके पास जो क्वांटिटी बनेगी लिमिट h टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में चूंकि आपने यहाँ पे रूट h बाहर लिया था जो इसके साथ क्लब करके h स्क्वायर को कैंसिल किया, तो ये आएगा 1 प्लस h का रूट प्लस 1, और h जीरो जाने पे अब क्या आएगा 1 अपान 1 प्लस 1 दैट इज 1/2। इस तरीके से आ गया। इसका मतलब RHL जो लिमिट है उसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो जो f ऑफ 0 है दैट इज q, तो q की वैल्यू क्या हो गई 1/2। अब क्वेश्चन आता है p की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बोलेंगे जो p की यहाँ पे p का रोल आता है लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन में। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट देखें तो लिमिट एक्सटेंड जो LHL कैलकुलेट करें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h करेंगे, ये हो जाएगा साइन ऑफ p प्लस 1 इंटू माइनस h। और ये यहां से बनेगा प्लस साइन ऑफ माइनस h डिवाइडेड ओवर माइनस h। अब क्या काम करेंगे कि यहां से देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन बाहर आएगा, इस वाले से बैलेंस कर देगा तो ये माइनस गायब हो जाएगा। और अगर हम लोग ना लिमिट को सेपरेट कर दें, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जो यहाँ पे साइन p प्लस 1 इंटू एच आएगा, साइन ऑफ p प्लस 1 इंटू एच अपान h। ये साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स का पैटर्न बना की लिमिट होती है 1, तो यहाँ पे बस क्या नहीं है p प्लस 1 नहीं, तो p प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। जो दूसरा वाला पार्ट है वो डायरेक्ट है, उसमें तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है कि डायरेक्टली साइन एच बाई एच आ जाएगा जिसकी लिमिट होती है 1। तो यहाँ इस वाले की लिमिट 1, तो ये है p प्लस 1 और इस वाले की लिमिट 1, तो टोटल LHL आ गया p प्लस 1 प्लस 1 दैट इज p प्लस 2। अब आप क्या देख रहे हो कि LHL है, चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL इज इक्वल टू RHL। तो यहां से आपके पास जो p प्लस 2 की वैल्यू है उसको आपने इक्वेट किया RHL से जिसकी वैल्यू है 1/2। तो यहां से आप देखो p की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3/2। तो आप देखो q की वैल्यू 1/2 आ गई और p की वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस 3/2। तो फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन अपने को मैच कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अब अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे इस पैटर्न का क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्टिंग ही यहीं से किया था आज के सेशन का। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पे देखें एक एफ एक्स दिया है दैट इज 15 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 10 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो हमें जो f ऑफ एफ एक्स है इसके जो है नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हम ये gx बना लेते हैं। f ऑफ एफ एक्स होगा क्या, f ऑफ एफ एक्स, तो हम लोग ना कंपोजिशन की डिफिनेशन इस्तेमाल करते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू है 15, तो हमने सबसे पहले आउटर की डिफिनेशन लगाई 15 माइनस x माइनस 10, तो यहाँ पे x यहाँ पे एफ एक्स इनपुट है तो अपन लोग बोलेंगे एफ एक्स माइनस 10। अब बोलेंगे एफ एक्स क्या है, इसकी डिफिनेशन फिर से रिपीट कीजिए, तो ये हो जाएगा 15 माइनस, अब इसकी डिफिनेशन रखा तो 15 माइनस x मॉड ऑफ x माइनस 10 और माइनस 10 और इसका बाहर मॉड। तो अपने को यहाँ पे एफ एक्स क्या मिला, जी एक्स क्या मिला, देखिए 15 माइनस, अब यहाँ पे 15 है यहाँ पे 10 है तो हो जाएगा मॉड ऑफ 5 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 10 और ये टोटल मॉड। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करें, मैंने एक ना राज की बात एक क्लू बताया था आप लोगों को, क्या
कि अगर इस तरीके के नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट देखना है तो जहां पे अपन लोग मॉडुलस जीरो हो रहा है, जैसे यहाँ सबसे इनर मॉडुलस की बात करें तो ये कब जीरो होगा, जब x माइनस, यहाँ पे देखें x माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आ गई 10 पहला। दूसरा अगर ऐसा हो सकता है कि जब अपने को ये वाले मॉड के अंदर की क्वांटिटी जीरो हो जाए, मींस 5 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 10 की वैल्यू हो जाए जीरो, तो यहां से अपने को आ गया x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस माइनस 5, मीन्स अपने को x की वैल्यू या तो 15 आ जाएगा या तो अपने को x वैल्यू 10 माइनस 5 दैट इज 5 आ जाएगा, और यहाँ पे एक x की वैल्यू 10 है। तो आइडिया ये है कि आपको इस तरह के मॉडुलस के नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट चाहिए, तो आप सबसे पहले इनर मॉड से शुरू करो, पहले ये देख लो कि ओ कब जीरो है, वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा, फिर उसके बाहर का मॉड, अगर और भी मॉड रहे तो फिर उसके बाहर का मॉड जीरो करो, ऐसे इंडिविजुअली जीरो और जीरो के इक्वेट करके अपने को नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स मिलते हैं। तो टोटल कितने मिले, 3, कौन सा, 5, 10 और 15, तो 5, 10 और 15 ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग आज के सेशन की स्टार्टिंग वहीं से किए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करें तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ, ये जेईई मेन 2019 के 9 अप्रैल के इवनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोले इसमें क्या है, बोलेंगे अगर एक फंक्शन है एफ एक्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाई 4 है ना, तो अपने को बोला जाए कि जो अब फंक्शन है उसका ना 4 प्लस 4 माइनस या 4 की जो वैल्यू है कैलकुलेट करके आप देख लो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम एफ एक्स का पैटर्न देखते हैं। एफ एक्स क्या है बच्चा, एफ एक्स है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाई 4। तो अपन लोग कैलकुलेट करें यार, ऐसा करो कि कंटिन्यूटी चेक करना, तो पहले x इक्वल टू 4 पे देख लो कि वैल्यू क्या है, तो x यहाँ पे हमने 4 रखा तो ये होगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4 बाई 4, तो 4 बाई 4 1 का इंटीग्रल पार्ट 1 और इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4 भी क्या है 1 है, 4 है, तो 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3, यानी f4 की वैल्यू आ गई 3। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसका RHL कैलकुलेट करें, है ना, कि f ऑफ 4 प्लस कैलकुलेट करें, 4 के राइट में फंक्शन किधर जा रहा है, तो बोलेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, जहां पे x है वहां पे रख दें 4 प्लस h, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4 प्लस h माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4 प्लस h डिवाइडेड बाई 4, तो यहां से क्या बनेगा, बोलेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अब यहाँ पे इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लग जाती है। इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या होता है, यहाँ पे देखो कि एक प्रॉपर्टी ये इंटीग्रल की ये होती है, अगर इंटीग्रल x प्लस माइनस n रहेगा, जहां पे n क्या है इंटीजर है, तो ये डायरेक्टली बाहर आएगा, तो ये होगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस n, ये बाहर आएगा, तो यहाँ पे 4 इंटीजर है तो ये डायरेक्टली क्या आएगा 4 बाहर आ जाएगा, 4 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ h। अब यहाँ पे आप देखो अगर हम 4 को 4 के नीचे रखेंगे तो 1 आएगा, तो 1 क्या है इंटीजर है, तो ये डायरेक्टली बाहर आ गया, तो बचेगा क्या इंटीग्रल पार्ट ऑफ h बाई 4। अब आप क्या देखते हैं कि h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ये हल्का सा 0 से बड़ा है, तो अगर कोई क्वांटिटी 0 से 1 होता है तो उसका इंटीग्रल पार्ट 0 होता है, तो ये वाला पोर्शन हो गया 0, तो यहां से आपके पास आया क्या 4 प्लस 0 माइनस 1, तो ये हो गया 3 1 से। अगर h हल्का सा पॉजिटिव है तो h बाई 4 भी हल्का सा पॉजिटिव होगा, तो उसका इंटीग्रल पार्ट भी क्या आएगा 0, तो यहां से भी 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो यहाँ पे जो f ऑफ RHL आ गया 4, वो भी क्या आ गया 3। अब अपने को बस एक चीज और कैलकुलेट करना है कि LHL क्या आ रहा है ना, तो LHL भी कैलकुलेट कर लेंगे वो भी आसानी से, क्या LHL, तो LHL है f ऑफ 4 माइनस, तो अपन लोग ना इसकी डिफिनेशन इस्तेमाल कर लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, f ऑफ 4 माइनस, जहां x है वहां पे 4 माइनस h रखो, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4 माइनस h माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4 माइनस h बाई 4। और अगेन आपने ये प्रॉपर्टी लगाई कि अगर हम किसी
इंटीग्रल पार्ट में अंदर इंटीजर आ जाए तो वो बाहर आ जाता है। तो अपन लोग ये 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस माइनस। अब देखो इसको 4 के नीचे रखेंगे तो 1 आएगा और 1 इंटीजर ही बाहर आ गया, माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस h/4। अब h पे ध्यान देना, व्हाट इज h? बोलेंगे h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो माइनस h क्या होगा? वेरी स्मॉल नेगेटिव क्वांटिटी, मीन्स 0 से जस्ट छोटा होगा। तो अगर कोई क्वांटिटी 0 -1 से 0 के बीच में है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ आएगा 4 माइनस -1, और ये -1 पहले से था। और यहाँ पे अगर h हल्का सा पॉजिटिव है तो माइनस h/4 हल्का सा नेगेटिव होगा, यानी -1 और 0 के बीच में होगा, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा? -1। तो अपन लोग यहां से देखें तो क्या आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा, एक दूसरे को बैलेंस ये कर दिए। एक मिनट, तो हम लोग यहां से देखते हैं कि जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस h है उसकी वैल्यू -1 आ गई, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस h/4 उसकी वैल्यू भी -1 आ गई। तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। ये 4 - 1 यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो अब ये LHL भी क्या आ गया आपका 3, RHL भी 3, और f(4) की वैल्यू भी 3। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सिंस f(4) इज सेम एज f(4) प्लस इज सेम एज f(4) माइनस, और इसकी वैल्यू सबकी क्या आ रही? 3। तो हम लोग यहाँ से क्लियर वे में कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन ना वो कॉन्टिन्यूअस है एट x = 4 पे। अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने बोला, इसको तो आप ऐसे डायरेक्ट देख सकते हो कि अगर x <= 1 है तो ये फंक्शन हमारा कांस्टेंट है 5 है। 1 से 3 के बीच में a + bx है, 3 से 5 के बीच में b + 5x है, और > 5 पे 30 है। तो आपसे पूछा गया कि डिफरेंट सिचुएशन रखने के बाद ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है कि नहीं। तो अपने को देखना है कि कैसे करना है, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो आपको करना क्या है बच्चा, यहां से ध्यान देना। जैसे अगर हम लोग चीजों को देखें, कैसे करेंगे कि f(1) क्या है देखा जाए। f(1) है 5 एंड इट इज सेम एज f(1) माइनस f(1) माइनस, ठीक। तो ये जो बाउंड्री थी यहां पे चेक कर लिया। दूसरा अपन लोगों ने देखा कि f(1 प्लस) क्या है, तो यहां पे f(1 प्लस) आ जाएगा f(1 प्लस), ये हो जाएगा a + b, अच्छा। अपन लोग अगर f(3 माइनस) देखें, f(3 माइनस), तो f(3 माइनस) रखेंगे तो ये आएगा आपका a - 3b, 3 माइनस है तो a + 3b। और अगर हम लोग f(3) की बात करें तो ये हो जाएगा, f(3) रखेंगे तो यहाँ पे 3b + 50, f(3 + h) की बात करें, 3 प्लस की बात करें तो 3 प्लस की भी बात करेंगे तो वही आएगा fb + 15, यहाँ f(3). इसके बाद एक बाउंड्री पॉइंट आता है 5 वाला। अगर हम लोग f(5 माइनस) की बात करें तो f(5 माइनस), तो ये आएगा इस रूल के हिसाब से, तो ये हो जाएगा b + 25, और f(5) या 5 प्लस की बात करें, f(5) इज सेम एज f(5 प्लस), तो ये यहां से आएगा ये 30। अब क्या हुआ, जितने बाउंड्री पॉइंट है उस पे जो पॉसिबिलिटी है अब वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब क्या करना होगा कि जो ऑप्शंस दिया है उनसे टैली करो। इनका ये कहना है कि अगर जो है a5 है b5 है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस है मीन्स ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए a = 5 और b = 5 के लिए। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या कि अगर हम लोग a5 है b5 है तो a + b, इस वाले की वैल्यू 10 आएगी, जबकि इसके लेफ्ट में वैल्यू 5 है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन गलत है।
फिर बोले अगर हम a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू 10 रखें तो क्या होगा। बोले हाँ, अब यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, a प्लस बी की वैल्यू है क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अगर a की वैल्यू 10 -5 है और b की वैल्यू 10 है तो 10 हो जाएगा ये वाला 30 और 30 और -5 तो हो गया 25। और यहाँ पे अपन लोग अगर b की वैल्यू 10 रखा तो ये भी 25 हो गया। लेकिन इस वाले में क्या आएगा, b की वैल्यू 10 रखा तो ये 35 हो जाएगा और यहाँ पे ये 30 है तो ये वाला इस वजह से क्या है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर हम a की वैल्यू 0 b की वैल्यू 5 रखें तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कॉन्टिन्यूटी वाली, और b की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो इस वजह से ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अपन लोग यहाँ से क्या देखते हैं कि अगर हमने कुछ भी a और b की वैल्यू रखा तो अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो दूसरी वायलेट हो रही है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि फंक्शन हमारा जो है नॉट कंटिन्यूअस है फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b। एक को सेट करना चाह रहे हैं तो दूसरा गड़बड़ा जा रहा है ना। तो यहां से फिर अपन लोग इस तरीके से देख लेना बेटा। फिर अब अपन लोग अब अगला जो हम लोग का सेशन आएगा वो डिफरेंशिएशन का आएगा, और मिलते हैं डिफरेंशिएशन के सेशन में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।